हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं उन सारे सवाल को इस वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आया हूं। साथ ही साथ इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यदि आपको इसकी पीडीएफ अगर लेनी है जिसमें कि कुल 500 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको 50 रुपये इसके लिए पे करना होगा। पे किस नंबर पे करना होगा? यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप भी बना है। इस नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी आप पेमेंट करके इस व्हाट्सअप पे आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर जो लोग 10,000 करंट अफेयर्स वाली अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं, जिसमें 7,000 से ज़्यादा सवाल हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी है। आपको इसके लिए 100 रुपये पे करना होगा। ठीक है, 100 रुपये इसी नंबर पे करना होगा। और जो लोग अगर 8,000 वाली क्वेश्चन चाहिए, साइंस, स्टैटिक जीके, उनको 80 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग पीडीएफ अगर जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। अगर तीनों एक साथ अगर जिनको चाहिए वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 200 रुपये पे करके अगर एक साथ लीजिएगा तो आपको 200 रुपये पड़ेगा, अलग अलग लीजिएगा तो अलग अलग आपको पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन थे, वन था, झील था, नदी था और धान का खेत था। तो देखिए, जो मानव निर्मित होता है उसे कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब मानव जो निर्मित है इसमें से कौन सा है? वो है धान का खेत। ठीक है, बाकी सभी क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे एक्वेरियम भी आपका क्या हो गया? आपका कृत्रिम हो गया। ठीक है, बगीचा या उद्यान जिसको कहते हैं ये भी आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ रहे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ कुछ ट्रिकी है जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक और सवाल क्या आया था, देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, अभी तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे बुक में ऐसा भी आया है कि वेग दुगना कर दिया जाए। एनसीईआरटी क्या कर रही है, आपको क्या कर रही है, जहाँ दुगना है उसको आधा कर दिया जा रहा है। बात तो वही है ना, यदि वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया गया कि भी को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बोला गया आधा कर दिया गया। ठीक है, अगर भी को आप आधा कर देते तो क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी जो होगा 1/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, चलिए अगर v यहाँ पे 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बन रहे तो ध्यान से जाइए पढ़कर। ठीक है, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा। कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातुओं को क्षार धातु कहते हैं? अब देखिए, क्षार धातु जो है आपका ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप अगर बात करें ग्रुप 1 की मैं बात करूँ, ये जो है ग्रुप 1 जो आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल इस तरह से देखे होंगे, तो इसमें जो पहला ग्रुप है यही है क्या आपका, सिर्फ हाइड्रोजन को लेकिन छोड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? क्षार धातु हैं। तो सवाल क्या आया था कि कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाएगा? कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा? उसमें ऑप्शन तो इस तरह से दिया हुआ था, जिसमें कि मेटल भी था, नॉन मेटल भी था, है ना, मेटोलाइट भी था, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना था, एक ऐसा ऑप्शन डाला था जहाँ से आपको पिक करना था। तो क्षार धातु अगर पता है तो क्या होगा, क्षार धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। और अगर इस तरह से ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट करके भी आप इसको कर सकते हैं। किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सीजियम का सबसे कम गलनांक होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे, जो क्षार धातु उसका गलनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भूकंप आने से पहले किस गैस का रिसाव होता है? रेडॉन का होता है। ठीक, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्गन तथा पारे की वाष्प। ठीक है, जो कि आर्गन कैसा गैस है? एक अक्रिय गैस है। ग्रुप अगर बात करें वर्ग 18 में है वर्ष सारणी का, या शून्य वर्ग इसको कहते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जीनोम को। ठीक है, ये भी आपका अक्रिय गैस है, वर्ग 18 में शामिल है। तो तीनों के तीनों क्या है? आपके अक्रिय गैस है,
ध्यान रखिएगा। ओजोन परत में छिद्र का जिम्मेदार कौन प्रदूषक है? तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रियॉन। और ये कहाँ पाया जाता है? रेफ्रिजरेटर या शीतलक में आपको पाया जाता है। अब बात करते हैं कि देखिए ओजोन में छिद्र, इसकी खोज किसने किया था? फोरमैन ने किया था। इस पर इसको भी ध्यान रखना है। अब आइए, IPL से सवाल आया था एग्जाम में। देखिए IPL से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो IPL का मेरी PDF अगर जो लोगों ने खरीदा होगा, जो लोगों ने मेरी PDF अगर 10,000 करंट अफेयर्स वाली अगर PDF खरीदा होगा, जिसमें कि आपको सारे के सारे 7,000 से भी ज़्यादा उसमें क्या है करंट अफेयर्स से स्ट्रेटेजी के, अगर ये PDF आपने लिया होगा तो डेफिनेटली आपको एक भी सवाल छूटा नहीं होगा इससे। ठीक है, चाहे IPL से या कोई भी आपका योजना से हो, स्पोर्ट्स से हो, कोई भी सवाल नहीं छूटा होगा। अगर जो लोग अभी भी नहीं लिए, जिनका अभी एग्जाम है, बिल्कुल आप इसे परचेज कर ले, 100 रुपये में मात्र मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है IPL। एक तो पहला बात है कि 2022 वाला जो IPL था, ये कौन सा संस्करण था? ये तो 15वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। इसके पहले वाला कौन सा था? 14वां था संस्करण। ठीक है, 21 वाला क्या था? आपका 14वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा। IPL में सर्वाधिक 6,000 रन, ये IPL 2022 नहीं पूछा है, सिर्फ आपको पूछा है IPL में सर्वाधिक 6,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? विराट कोहली। अगर सवाल ऐसा आया होगा कि IPL 2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाया, देखिए दोनों सवाल अलग अलग है, तो जॉस बटलर, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए ये सवाल आया था, अनुच्छेद 124 अनुच्छेद, आर्टिकल जरूर पढ़ के रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा, सवाल आ रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अगर बात कर लीजिए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बस एक दूसरे को ये शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित है। कौन से क्रम के? 49 है। इसके पहले कौन थे? NV रमन्ना थे। कौन से क्रम के? 48वें थे। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 15वें क्रम की, उनको शपथ भी कौन दिलाए थे? NV रमन्ना ने दिलाया था शपथ। ठीक, क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है? ठीक है, आप अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा, ठीक है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा तो इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे जो नली होता है, ठीक है, जहाँ से खाना क्या होता है? जाता है, जहाँ से खाना क्या पेट में जाता है, तो कौन सी गति से जाती है? तो एक ही बार में गिर नहीं जाता है ना, एक ही बार में गिर नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है। जैसे पेस्ट को आप दबाते हैं, निकालते हैं सब धीरे धीरे, तो उसी तरह से जाता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन। और ये होता कहाँ पे? ग्रासनली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक सवाल इस तरह से आता है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सभी को पता है, HCl पाया जाता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन के पाचन को एक्टिवेट करता है। तो इससे एक सवाल बना था जो कि आगे देखिएगा क्या है। पेप्सिन एंजाइम, ये क्या कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय अर्थात स्टमक, पेट में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सवाल है कि रेनिन, ये अमाशय में पाया जाता है। ये दूध को पचाने के लिए उपयोगी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन के पाचन के लिए, देखिए ये सवाल आया था, प्रोटीन के पाचन के लिए HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, ठीक है, HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो आंसर होगा पेप्सिन। ठीक, यही सवाल आया था, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन का काम करता है। और HCl जो है किसको एक्टिवेट करता है? इसी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ताकि क्या करे? वो प्रोटीन को पाचन करे। प्रोटीन किसका बहुलक है? इससे रिलेटेड सवाल बनेगा, जो ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन से होने वाला रोग, 2 रोग ध्यान रखिए, एक तो क्वासिकोर, दूसरा मैरामस। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी से सवाल क्या बन सकते हैं कि शून्य वर्ग, इसी को कहते हैं अक्रिय गैस, इसी को कहते हैं नोबल गैस। आवर्त सारणी के किस वर्ग को कहते हैं? वर्ग 18। तो सवाल क्या आया था कि आपका आवर्त सारणी वर्ग 16 क्या कहलाता है? चालकोजन। ठीक है, अगर चालकोजन कहता है तो आवर्त सारणी वर्ग जो है, आवर्त सारणी में वर्ग 17 भी क्या कहा जाता है? उसको भी ध्यान रखिएगा, हैलोजन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? 18। और वर्गों की संख्या है 18 और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1/v बटा प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगर लेंस की बात कर दिया जाता, ठीक है, यहाँ से अगर लेंस का सूत्र पूछ दिया जाता तो कुछ नहीं करना था, सिंपल 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता। बस यहाँ पे माइनस और प्लस का खेल ध्यान रखिएगा। v अर्थात प्रतिबिंब दूरी, u अर्थात वस्तु दूरी, f का मतलब फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश
पर शामिल हुआ? तो सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर हुआ। तो यहाँ से और क्या सवाल बन सकता है? सोवियत संघ से ये लिया गया है, अर्थात रशिया से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है। ये संविधान कहाँ के संविधान से लिया गया? तो जो सोवियत संघ है अर्थात रूस, उससे लिया गया है। कौन से संविधान संशोधन है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। कौन से अनुच्छेद में है? 51A में। भाग कौन सा है? 4A। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो उस समय 10। बाद में 11वां कौन जुड़ा? आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जो सवाल पूछा गया, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? देखिए ये सवाल आया था, और मैंने इसके पहले वाले जो मेरे 5-6 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें 100+ वाली क्वेश्चन है सारे के सारे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो उसमें ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखा था, बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या होने पर होगी? ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कम से कम 20 लाख। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। कौन कौन पे? ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रूप किसने दिया था? ये भी ध्यान में रखिएगा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। अब देखिए सवाल अब आया है न्यूमेरिकल से सवाल, ठीक है। न्यूमेरिकल से 3-4 सवाल देखिएगा जो कि इस वीडियो में है, जरूर ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी दिया हुआ है, अर्थात यू दिया हुआ है आपका -50। वी प्रतिबिंब दूरी अर्थात वी दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। तो आपसे लेंस की क्षमता पूछ लिया गया। तो लेंस की क्षमता डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, पहले लेंस की फार्मूला जो है ये वाला पे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से एफ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एफ निकल जाएगा। जब एफ निकल जाएगा तो लेंस की क्षमता, ये वाला फार्मूला फिर लगाइए। यहाँ 2 फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक तो लेंस का फार्मूला, दूसरा लेंस की क्षमता वाला। तो 1/f पे वैल्यू पुट कीजिएगा, 1/f पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देखिए सवाल ये वाला जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि सिंधी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो ये क्या था, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। तो 15वीं भाषा कौन सी थी? तो आपका सिंधी भाषा थी। कौन से संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन से, ठीक है। और 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वही 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई? 4। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। तो यहाँ से 1 भाषा, यहाँ से 4 भाषा, यहाँ से 3 भाषा, ठीक है। 4 3 7 1 8 और पहले का 14। अभी वर्तमान में टोटल कितने भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14, और वर्तमान में 22 हो गई। यही जो आपका देख रहे हैं 8 भाषा जुटा तो 22 हो गया। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल से रिलेटेड सवाल आया है, ठीक है। वायुमंडल के जो परत होते हैं ध्यान रखिएगा, जो 4 परत होते हैं, 5 परत होते हैं, ध्यान रखिए। क्षोभमंडल, ठीक है, क्षोभमंडल हो गया आपका, समताप मंडल हो गया, ठीक, आयमंडल हो गया, फिर उसके बाद बहिर्मंडल हो गया। चारों जो 4-5 नाम है ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के ऊपर आपका क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल के ऊपर आपका क्या है? समताप मंडल है, ठीक है। उसके बाद आपका आयनमंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर आपका क्या है? बहिर्मंडल है, ठीक है। 5 लेयर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया। वायुमंडल की किस परत में संचार प्रवाह होती है? आयनमंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं। ओजोन परत, हवाई जहाज, ठीक है, और ओजोन परत की मैं बात करूँ या हवाई जहाज को ना, वायुमंडल के किस परत में होता है? समताप मंडल में, अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है? मध्य मंडल में होता है, जिसको कहते हैं मेसोस्फेयर, ठीक। अगर देखिए सवाल ये आया था, सिंपल सवाल था, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये योजना से रिलेटेड सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने पहले भी जब मैंने करंट अफेयर्स की क्लास हमेशा ले रहा था उधर पिछले 6 महीने से, तो उसमें आपको जनवरी फरवरी मार्च के जो वीडियो थे उसमें जरूर बताया था कि स्त्री मनोरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाता बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। तो योजना सारे पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो में या PDF में, सारे के सारे योजना एक साथ लिखे हुए हैं, अगर जिनको चाहिए वो खरीद सकते हैं। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसके मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम से रिलेटेड सवाल आ रहा है। वी दे दिया, आई दे दिया तो आर पूछ लिया, आई दे दिया, आर दे दिया तो वी पूछ लिया, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा सवाल आया था, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय का है? किसने शुरू किया था? तो रेल मंत्रालय ने, और ये 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य
ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? कंगना रनौत को बनाया गया था। अल्फ्रेड पार्क में, देखिए ये सवाल आया था, सिंपल सवाल था, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को शहीद किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। और ये पार्क है कहाँ पे? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए आपका नेशनल पार्क से सवाल आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल पार्क से भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि तरोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है? ये भी ध्यान रखिए। अंशी नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में। अंशी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? असम में। सेला सुरंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए आवर्त सारणी से क्या सवाल बन सकते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। अब देखिए ये सवाल आया था कि 20 ओम तथा 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़े, ये इसकी फार्मूला है। इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आर क्या वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 12 ओम। इसी तरह से देख लीजिएगा, आपका सिंपल सवाल आया था कि आपका प्रतिरोध दिया हुआ था, वोल्ट दिया हुआ था, तो धारा ज्ञात करना था। तो आई का क्या फॉर्मूला आता है? मैंने बताया था ओम का नियम, V = IR होता है। तो आई अगर निकालना है तो V/R। V का वैल्यू 60 है, R का वैल्यू 12 है, डिवाइड कीजिएगा 5 आएगा। तो आई अर्थात की धारा का वैल्यू क्या होगा? 5 एम्पियर इसका आंसर होगा। अब देखिए गोली दर्पण, अब देखिए दर्पण से सवाल क्या आया था कि वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना था, सिंपल है। F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बताया था, F बराबर 2R होता है, ठीक है। फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, सॉरी F बराबर R/2 होता है। अर्थात फोकस जो दूरी होती है त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, या त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। अब सिंपल था कि फोकस दूरी निकालना है तो R का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, 12 सेंटीमीटर। देखिए आगम का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। कैवल्य का जो संबंध है किस धर्म से? जैन धर्म से। तो ये दोनों जैन धर्म का, ध्यान रखिएगा। जातक भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा है, तो ये दोनों क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या आता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर कहाँ रखने पे बनेगा? तो सवाल ऐसे भी बनेगा, तो 2F पर जब रखा जाएगा तो बनेगा, ठीक है। लेंस के कहाँ पे? 2F पर रखा जाएगा तो बनेगा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर 2F पर। लेकिन सवाल ये आता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा छोटा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना होगा? कहाँ पर रखना होगा? तो आंसर होगा इसका 2F तथा अनंत के बीच में, अर्थात यहाँ पे ये होगा, ठीक है। चलिए महिला, ये वाला सवाल आया था, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, ध्यान रखिएगा। और NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अगर ये आया तो ये ध्यान में रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा। किस अधिनियम से इसकी स्थापना होती है? 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, NHRC की। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सवाल पूछ लिया गया। राजीव कुमार किसके स्थान पर? तो सुशील चंद्रा के स्थान पर। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? अनंत नागेश्वरन। किसके स्थान पर? के सुब्रमण्यम के स्थान पर। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। किसके स्थान पर? विजय राघवन के स्थान पर। रक्तचाप का मापन किस यंत्र से होता है? देखिए ये सवाल पूछ लिया गया तो सिंपल था, स्पिग्मोमैनोमीटर से। पायरोमीटर का जो यूज़ होता है किसके लिए होता है? इस यंत्र का यूज़ कहाँ पे होता है? बहुत दूर से जो वस्तु होती है उसको मापने के लिए। अवतल दर्पण के सामने देखिए ये सवाल आ गया था, कहा जा रहा है ना दर्पण से, जरूर दर्पण से सवाल आ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। गोलीय दर्पण हो गया, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण तो लेंस में भी वैसे ही याद कीजिएगा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे सारे सवाल बन जाएंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब U यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, अर्थात सामने रखा गया तो नेगेटिव में होगा। दर्पण के पीछे 60 है, अर्थात पॉजिटिव में होगा। फॉर्मूला दर्पण सूत्र पे लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। F बराबर -2 20 सेंटीमीटर, और माइनस नेगेटिव क्या बताएगा? ये दर्पण का प्रकार बताएगा, कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हीट वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिए, इस पे रिलेटेड सवाल बन सकता है न्यूमेरिकल। H =
H बराबर IR²RT। ठीक है, ये सवाल आया था, ध्यान रखिएगा कि विक्षेपण अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो विक्षेपण अधिक होगा तो विक्षेपण जो होता है किसका ज़्यादा होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है। ठीक है, और लाल का क्या होता है, विक्षेपण कम होता है। तो जिसका ज़्यादा विक्षेपण, जिसका अधिक विक्षेपण, उसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक, मतलब विक्षेपण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, विक्षेपण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो विक्षेपण अधिक तो तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, विक्षेपण अधिक तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम, वो है बैगनी रंग, और विक्षेपण कम तो तरंगदैर्घ्य अधिक, वो है लाल रंग। ठीक, देखिए ऐसे सवाल पूछ लिया गया जो कि पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। विश्व में वनों का, ये देखिए सवाल आया था, दोनों सवाल आपके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में आए हैं। विश्व में वनों के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो 10वां। वहीं विश्व में वृद्धि के मामले में, विश्व में वनों की वृद्धि के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो 3रा। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई प्रतिरोध पे सवाल आया था कि लंबाई दुगुना करने पर प्रतिरोध का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध का मैंने फार्मूला बताया था रो। ठीक है, आपको क्या बताया था, रो L/A। ठीक है, तो आपका प्रतिरोध का आपका लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, और एरिया से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो लंबाई दुगुना होगा, अगर लंबाई दुगुना होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा, इसी पर सवाल आ रहे हैं। प्रतिरोध बराबर रो L/A। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर एरिया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तालाब, झील, वन तथा उद्यान या खेत में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, अभी मैंने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा उद्यान खेत। जो मानव निर्मित होगा वो होगा आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात हो रही तो ये शब्द किसने दिया था, टेंसलर ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल योजना से फिर से आया है। भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, PM स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है, और उद्देश्य क्या है, नागरिक को उनका मालिकाना हक दिलाना। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कौन सा, ये सवाल आ गया था। अमरावती यहाँ पे अमरावती नहीं होगा, यहाँ पे इसको ये तो आंध्र प्रदेश का है, जो कि 25वां है और नवीनतम है। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय यहाँ पे लिख लीजिएगा चंडीगढ़। हालांकि फिर मैं ठीक करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा, बात हो रही पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़ है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नवीनतम 25वां अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक, पुरुष हॉकी, देखिए पुरुष हॉकी का ये सवाल आया था, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था, ये तो सभी को पता होगा कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल भारत वाला पूछा था कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता, तो भारत ने जीता। ये आयोजन इसका हुआ कहाँ, तो जामनगर इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, ये तो हो गया आपका कांस्य पदक हो गया। दक्षिण कोरिया जो है कि गोल्ड जीता, तो सिल्वर किसने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। सिल्वर आपका जीता मलेशिया। तो दक्षिण कोरिया ने किसको हराकर जीता, तो मलेशिया को हराकर एशिया पुरुष हॉकी एशिया कप जीता था। बात कर रहे हैं, ये देखिए ये सवाल यहाँ पे आया था कि WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ शुरू किया गया, जामनगर गुजरात में। फिर सवाल देखिए क्या आया था, हार्टफुलनेस योगा एकेडमी कहाँ स्थापित हुआ, हैदराबाद में। धातु के ऑक्साइड कैसे होते, क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। लवलीना बोरगोन वाला सवाल भी ध्यान रखिएगा, ये आया है एग्जाम में। लवलीना बोरगोन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। कहाँ की खिलाड़ी, असम की, और किसकी खिलाड़ी है, बॉक्सिंग की। देखिए फेस्टिवल से सवाल आया है, फेस्टिवल की पूरी एक PDF की ही वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सरहुल कहाँ का त्यौहार है, झारखंड का। और GI टैग से भी रिलेटेड सारे के सारे PDF में आपको मिल जाएंगे कि केसर का GI टैग किसको मिला, जम्मू एंड कश्मीर को मिला। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, तो शुरू तो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। तो गाइस यहाँ पे 100+ पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी के जितने भी वीडियो हैं जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे के सारे आपको वीडियो इसके पहले वाले 6-7 जो भी हैं मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अच्छा, जो लोग चाहते हैं यहाँ पे 3 PDF है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको 50 रुपये वाली जो कि
ग्रुप डी की PDF है ना, ग्रुप डी की PDF है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं पेमेंट करके। एक है आपका 100 रुपये वाला, ठीक है, 100 रुपये वाला कौन सा, तो आपका करंट अफेयर्स का है, ठीक है। और एक तीसरा जो PDF है 80 रुपये वाला, जिसमें कि GK GS और स्टैटिक GK शामिल है ना, GK GS स्टैटिक GK शामिल है। ध्यान रखिए, इसको अगर आप चाहे लेना तो ले सकते हैं, ठीक, अलग अलग PDF। और अगर कंबाइंड कॉम्बो लीजिएगा तो आपको 200 रुपये में ये तीनों को तीनों PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।